पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह समझा था 18वीं सदी का जो भारत है, उस भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण पर अगर नज़र डालें, तो हमें कुछ प्रवृत्तियाँ या ट्रेंड्स नज़र आते हैं। मोटे-मोटे तौर पर हम लोगों ने 3 प्रवृत्तियों की चर्चा की थी और उनको हमने अच्छे से समझा था कि इस प्रकार के ट्रेंड्स नज़र ही क्यों आ रहे हैं। अब उनको थोड़ा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे, जो मराठे हैं, तो दक्षिण-पश्चिम का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र, वहाँ पर वो एक प्रबल सत्ता के रूप में किस प्रकार से उभरे और जब वो प्रबल सत्ता के रूप में उभर चुके हैं, तो उसके बावजूद भी वो अपने आप को अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं स्थापित कर पाए, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मराठा शक्ति का उद्भव तथा मराठों के द्वारा मुगल साम्राज्य को विस्थापित करने का प्रयास। ये प्रयास है, हालांकि वो कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मराठा शक्ति का उद्भव कैसे हुआ, उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिखा है, आप इसको एक बार पढ़िए, फिर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, शिवाजी द्वारा एक सशक्त मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसने आगे पेशवाओं के अधीन एक साम्राज्य का रूप ले लिया। ये आपको पता है कि शिवाजी एक बहुत ही मजबूत और प्रतापी शासक थे। उन्होंने महाराष्ट्र यानी जो दक्कन का क्षेत्र है, मैंने उस मैप में आपको दिखाया था, दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है नीचे की तरफ का, वहां पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी, जो हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। फिर आगे आपको पता है एक शब्द आता है पेशवा। ये मराठा साम्राज्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये एक महत्वपूर्ण पद है। अब पेशवा क्या होते हैं उसमें आपको नहीं जाना है, आप ये मान के चलिए एक बहुत ही पावरफुल पद है, राजा के बाद एक बहुत पावरफुल पद है। फिर मैंने क्या लिखा है कि जिसने आगे पेशवाओं के अधीन एक साम्राज्य का रूप ले लिया। अब साम्राज्य का रूप कैसे लिया, देखो यहां पर एक शब्द लिखा है कि सबसे पहले एक मराठा पेशवा आएंगे, बालाजी विश्वनाथ। कौन है बालाजी विश्वनाथ? वो क्या करेंगे, मुगलों के साथ संधि कर दक्कन के कुछ सूबों यानी प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब इसको आप समझिए थोड़ा। देखिए, आपको पता है कि अभी भी केंद्र में सत्ता किसकी है, इस कालखंड की बात करें तो मुगलों की है। आपको ये चीज पता है कि टैक्सेशन का राइट हमेशा किसके पास होता है? टैक्सेशन का राइट होता है जो केंद्र में सत्ता होती है ना? हालांकि राज्य राज्य के संदर्भ में भी हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन का राइट हमेशा किसके पास होगा? जो एक मजबूत शासक है, जो केंद्र में बैठा है, उसके पास। तो देखिए, मराठों ने क्या करेंगे, मराठों में एक पेशवा आएंगे बालाजी विश्वनाथ। वो क्या करेंगे, मुगलों के साथ संधि करेंगे। और आपको पता है कि कोई भी केंद्र में सत्ता हो, अगर हम इतिहास के संदर्भ में बात की जाए, और उनको अगर ये लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई मजबूत साम्राज्य उभर रहा है, तो वो उसको फिर दबाने के लिए उस तरह से प्रयास नहीं करते, वो थोड़ा बहुत संधि करने का प्रयास करते हैं, ताकि मामला सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहे। तो इसी वजह से मुगलों के साथ इन्होंने क्या की थी, बालाजी विश्वनाथ ने एक संधि कर ली थी। उस संधि के प्रोविजन क्या थे कि जो दक्कन का क्षेत्र है, वहां कुछ प्रांत है, प्रांत का मतलब हो गया आज के स्टेट, ठीक है ना, प्रांत या सूबे। उस प्रांत में टैक्सेशन यानी एक प्रकार का रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका है, उसको वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यहाँ पर टैक्सेशन के मैंने दो नाम लिखे हैं, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ का सिंपल सा मतलब होता है कि जो टोटल रेवेन्यू है जो आप कलेक्शन करें उसका 1/4। चौथ का मतलब हो गया 1/4। बस इतना ध्यान रखिए, आप हमें ज्यादा टेक्निकल वर्डों में नहीं जाना है। 1/4 और सरदेशमुखी का मतलब है 1/10। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है, एक प्रकार की कर प्रणाली है, तो वो लोगों से वहां वसूल सकते हैं। तो पहले मुगल वसूला करते थे, अब इनको अधिकार दे दिया कि आप वसूल कर लीजिए, कुछ हिस्सा हमें दे दीजिएगा, बाकी आप रख लीजिए। अब देखिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी सत्ता मजबूत कब होती है? दो तरीके हैं, एक होती है आर्थिक ताकत, एक होती है राजनीतिक ताकत। राजनीतिक ताकत का मतलब हो गया एक तरह से मिलिट्री पावर, आपके पास सेना मजबूत होनी चाहिए और आर्थिक मजबूती भी होनी जरूरी है। तो मराठे जो हमने हेडिंग लिखी है ना, मराठा शक्ति का उद्भव, किसी भी शक्ति के उद्भव होने के लिए आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा और आपको राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। तो मराठों में निश्चित रूप से लड़ाका योद्धा तो थे, तो राजनीतिक रूप से तो मजबूत हो ही रहे थे, लेकिन अब उनको इस प्रकार की कर प्रणाली से कुछ इनकम भी होने लग गई। तो इनकम होने लग गई तो अब क्या होने लग जाएगा, उनका आर्थिक रूप से भी उन्नयन, यानी आर्थिक रूप से भी वो प्रगति करने लग जाएंगे। तो देखिए, क्रम बना ना, मैंने कहा ना, हम उस क्रम को समझेंगे। मराठा शक्ति पहले ये देखेंगे कि वो क्यों मजबूत शक्ति बन रही है, तो इस प्रकार के रीजन से बन, टैक्सेशन की एक प्रणाली के माध्यम से। फिर देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, अब उनको टैक्स लगाने का और वसूलने का अधिकार तो मिल गया। अब आपको जब टैक्स वसूलना है तो आपके पास पूरा एक सेटअप होना चाहिए ना, ठीक है ना। जैसे आज के संदर्भ में बात की जाए तो हमारे देश में पूरे टैक्स को कलेक्ट करने का एक पूरा सेटअप है, सिस्टमेटिक। उसी प्रकार से उस समय क्या था, बालाजी विश्वनाथ ने जब ये अधिकार तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जो एक केंद्रीय सेना थी,
मराठों में जो एक केंद्रीय सेना थी, उस अकेली केंद्रीय सेना के लिए इस प्रकार से टैक्स को वसूलना बहुत टिपिकल था, है ना? तो उस समय उन्होंने क्या किया कि ये जो इतने बड़े क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी की वसूली करना संभव नहीं था, तो इसलिए बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, इनकी वसूली का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों के बीच विभाजित कर दिया। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, मराठा शक्ति का उद्भव कैसे हो रहा है। शिवाजी ने जिस मराठा साम्राज्य को स्थापित किया, आगे पेशवाओं के अधीन वो मजबूत साम्राज्य का रूप ले रहा है। फिर बालाजी विश्वनाथ क्या करेंगे, मुगलों से संधि करके कुछ टैक्सेशन के संदर्भ में अधिकार प्राप्त कर लेंगे, जिससे मराठों के पास अब आर्थिक शक्ति भी मजबूत होने लग जाएगी। ये चीज क्लियर है? तो मराठा शक्ति का उद्भव तो आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब जब ये टैक्स लगाने की पत्ती स्टार्ट हुई, तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि अब एक केंद्रीय सेना के लिए इस प्रकार से टैक्स को वसूल करना बहुत टिपिकल था, तो उन्होंने क्या कह दिया, कुछ मराठा सरदारों में उसको वसूली का अधिकार अलग अलग बांट दिया। लेकिन देखना, अब ये जो तरीका अपनाया ना, अलग अलग बांट देना, इस तरीके से मराठा साम्राज्य का जो स्वरूप है उसमें एक बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। क्या चेंजेस आने वाले हैं, उन चेंजेस को आप पकड़िएगा। जैसे ही आप उन चेंजेस को पकड़ लोगे, तुरंत आपको यह पता चल जाएगा कि क्यों मराठे मुगलों को विस्थापित नहीं। अगला काम हमारा क्या है कि अब जब ये पूरी घटना घटी है, तो मराठा साम्राज्य के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन को हम समझते हैं। देखिए क्या परिवर्तन आएगा, यहां में लिखा है, यहां से मराठा शक्ति के स्वरूप में परिवर्तन आना आरंभ हो गया। हम उसके स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तन पाते हैं। क्या क्या परिवर्तन पाते हैं, आराम से देखिए। पहला परिवर्तन तो क्या हो जाएगा कि मराठा शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हुआ। विस्तार तो होगा ही होगा, क्योंकि मराठों को टैक्स वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया, तो मराठे अब धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जाएंगे और टैक्स वसूलेंगे, तो वहां एक तरह से उनकी एनक्रोचमेंट, उनका विस्तार हो जाएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उत्तर की ओर अपना विस्तार किया, क्योंकि देखिए आप इसको एक बार यहां देखिए, इस प्रकार का अगर मैं बनूं ना, तो मराठा साम्राज्य तो यहाँ है, अब वो इन क्षेत्रों में तो वसूली कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो उत्तर की तरफ भी बढ़ेंगे, है ना, वहां भी जाएंगे और वहां भी वसूल करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर की ओर अपना विस्तार किया और आगे आने वाले अन्य पेशवाओं ने भी इस अभियान को निरंतर बनाए रखा। तो जो भी आगे पेशवा आ रहे हैं वो धीरे धीरे क्या करें, दक्षिण पश्चिम में तो उनका विस्तार है ही, वो फिर उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तभी तो वो मुगल साम्राज्य को विस्थापित करेंगे। जिन क्षेत्रों में मराठा सरदार जाते, वे पहले तो वहां चौथ व सरदेशमुखी की मांग करते और फिर उचित अवसर को देखकर उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार भी कर लेते। अब देखिए किस प्रकार से पॉलिटिकली मराठे मजबूत हो रहे हैं। टैक्स के माध्यम से वो वहां गए, उन्होंने टैक्स की मांग की, जिन्होंने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो उस क्षेत्र पर वो कब्जा करने का भी प्रयास करते। इस प्रकार मराठों ने उत्तर में मालवा और गुजरात तक के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार एक वृहत मराठा साम्राज्य का निर्माण। मालवा जो आपका ये राजस्थान के नीचे का हिस्सा, मध्य प्रदेश वाला, और गुजरात, वहां तक के क्षेत्रों पर कब्जा हो। देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया, उस वजह से परिवर्तन आया। और परिवर्तन क्या आया, एक वृहत मराठा साम्राज्य अब आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान जो मराठा साम्राज्य का स्वरूप था उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, और उस चेंज ने क्या कर दिया, मराठों को एक अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित होने की जो उनकी क्षमता थी उससे पीछे लेके आ गए। चेंज क्या है उसको आप देखिए। किंतु फिर यह वही समय था जब मराठा साम्राज्य का स्वरूप सामंती हो चुका। अब सामंती कैरेक्टर का मतलब क्या है, देखिए सामंतवाद एक बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम कभी मिडिवल हिस्ट्री में ये शब्द बहुत काम में आता है, मध्ययुगीन मध्यकालीन भारत में, वह हम समझेंगे। सामंती का मतलब आप इतना समझिए, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जैसे राजा, राजा के नीचे कोई एक और व्यक्ति, उसके नीचे कोई एक और व्यक्ति, ठीक है ना, और सबसे नीचे जो शोषक वर्ग आ जाए वो आ जाएंगे। तो अब मराठों में आप ध्यान रखिए, जब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य बनाया था तो सभी मराठों को एक छत के नीचे रखा था, उनमें इस प्रकार का कोई कैरेक्टर नहीं था, कोई हाई कोई लो, इस तरह से नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या होने लग गया है, जब आप ये वसूली करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, कुछ सरदार ऊपर हो जाएंगे, फिर किसी को वसूलने का अधिकार देंगे, वो उनके नीचे रहेंगे, फिर बाकी इस प्रकार से हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसको हम कहते हैं सामंती कैरेक्टर। सामंती कैरेक्टर होने से क्या होगा, उसका परिणाम देखिएगा। देखिए सामंती हो चुका था, बालाजी बाजीराव के काल तक एक मराठा परिसंघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठा परिसंघ, एक परिसंघ, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया, मराठा परिसंघ अस्तित्व में आ गया। और उस परिसंघ, सपोज की जैसे परिसंघ हो गया, इस परिसंघ के चारों तरफ कुछ परिवार होंगे। वो परिवार कौन कौन से देखो, जिसके केंद्र में पूना का पेशवा, जबकि अन्य मराठा परिवारों में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्वालियर के सिंधिया, आप जानते ही हो, इंदौर में होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ तथा नागपुर के भोसले, ये चार अलग अलग परिवार हो जाएंगे। सेंटर में तो पूना का पेशवा है, बाकी चार अलग अलग परिवार है। और इनमें भी क्या एक सिस्टम बन गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में जाकर के टैक्सेशन को वसूल रहे हैं और उन पर अधिकार कर रहे हैं। लेकिन यह होगा क्या, अब ये जितने भी परिवार बने हैं या जितने भी इस प्रकार के अलग अलग मराठा सरदार हैं, उनमें आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा। आपस में कंपटीशन होगा तब क्या होगा,
कि वो एक कभी नहीं हो पाएंगे। और जब कोई साम्राज्य एक ही नहीं रह पाएगा तो वो अपने आप को अखिल भारतीय स्तर पर कैसे स्थापित करेगा। इस सामंती कैरेक्टर के कारण क्या होगा कि मराठों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। यही मैंने लिखा है, देखो। क्योंकि मराठा परिसंघ का स्वरूप सामंती हो चुका था तथा इसमें दरार पड़ गई थी, इसलिए मराठा सरदारों के बीच आपस में भी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। दो इंपॉर्टेंट प्रवृत्तियां नजर आ रही है आपको। पहली प्रवृत्ति में हमने देखा है कि किस प्रकार से मराठे एक मजबूत शक्ति बन रहे हैं, कि बनेंगे, टैक्स वसूलेंगे, क्षेत्रों में आगे जाएंगे, वहां कब्जा करेंगे और अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। लेकिन इसी दौरान क्या हो जाएगा, उसका जो सिस्टम है, जो उसकी पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो एक प्रकार से सामंती कैरेक्टर की हो जाएगी। सामंती कैरेक्टर होने के कारण क्या हो जाएगा, उन मराठा सरदारों में आपस में एकता ही नहीं रहेगी और वो आपस में क्या करने लग जाएंगे, प्रतिस्पर्धा करने लग जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा कि अपनी तमाम शक्ति और संगठन के बावजूद भी मराठे अपने आप को अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित नहीं कर पाए। अगली चीज हमें क्या समझनी है, उन कारणों की चर्चा करनी है जिस वजह से मराठे एक केंद्रीय सत्ता नहीं बन पाए। ये ट्रेंड्स तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे, आप नोट कीजिए और इसको ध्यान से सुनिए, ट्रेंड्स को पकड़िए, आपको आराम से समझ। तीसरी चीज देखते हैं, अपनी तमाम शक्ति व संगठन के बावजूद भी मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित करने में विफल क्यों हो गए। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको अब आराम से समझ में आ जाएंगे। देखिए, एक दो लेक्चर सुनने से ही आपको ये पता चल रहा है कि किस प्रकार चीजें साइंटिफिक रूप से बदल रही है। धीरे धीरे जब हम चीजों को समझेंगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि हिस्ट्री पूरी तरह से एक तरह से साइंटिफिक सब्जेक्ट ही है। देखिए, पहला कारण तो आपको खुद को ही पता चल गया कि मराठा परिसंघ का स्वरूप कैसा हो गया, सामंती हो चुका था। दूसरा, मराठे संकट के समय भी आपसी वैमनस्यता यानी आपस में बैरभाव उसको भूल ही नहीं सके और एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके। निश्चित है, सामंती कैरेक्टर है, इसीलिए तो वैमनस्यता आई और एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए। तीसरा, मराठों ने अन्य क्षेत्रों से केवल रकम प्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाई, उन्होंने भारत के कई उपजाऊ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। तो आप थोड़ा समझिए, मैंने क्या कहा कि मराठे क्षेत्रों में जाते और टैक्स वसूल करते, और उनके टैक्स वसूल करने की प्रकृति जो थी ना, बहुत जटिल, मतलब बहुत ऐसी थी, लोगों से जबरन वसूल करते थे तो लोग उनसे नाराज भी होते थे। फिर मैंने वहां तो आपको ये बताया था कि उन्होंने उन क्षेत्रों पर अधिकार भी किया, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर वो क्या करेंगे, केवल टैक्स ही वसूलेंगे, उन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष कब्जा नहीं करेंगे। आप ध्यान रखना, अगर आपको केंद्रीय सत्ता पर मजबूती से बैठना है तो आपके पास इकोनॉमिक पावर भी होनी चाहिए और अधिक से अधिक क्षेत्रों पर आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण भी होना चाहिए। लेकिन मराठे ऐसा नहीं कर पाए। वो क्षेत्र कौन से हैं, आप देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप मैंने बनाया, तो इधर तो मराठे जा रहे हैं, लेकिन इधर का जो क्षेत्र है पूरा आपका, कृष्ण नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र है ना इधर वाला, तो यहाँ पर बहुत सारे उपजाऊ क्षेत्र हैं। उन उपजाऊ क्षेत्रों में क्या देखो, इनकम तो लोगों की बहुत शानदार थी, क्योंकि एग्रीकल्चर ठीक चल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या दिलचस्पी रखी, हाँ ठीक है पैसा आ रहा है तो उसे आने दीजिए। उन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, जबकि वो अगर करते तो उनकी और अधिक प्रगति होती। एक तो उस क्षेत्र पर राजनीतिक सत्ता के रूप में उभर जाते और जो पैसे केवल टैक्स के रूप में मिल रहे थे एक पर्टिकुलर हिस्सा, उसकी तुलना में उस पूरे क्षेत्र पर उनका कब्जा हो जाता। ये भी उनकी कमी रही, वो इस प्रकार के उपजाऊ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, इस वजह से भी वो उतने मजबूत नहीं हो पाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन। और चौथा रीजन क्या है, तो उनकी चौथ और सरदेशमुखी की पत्नी ने भारतीय राज्य को विक्षुब्ध कर दिया। कि मैंने आपको बताई है कि वो जबरन वसूलते थे, ठीक है ना, तो जो कई ऐसे राज्य थे वो बड़े उनसे नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए थे कि जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, एक युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध, ठीक है ना, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो उस समय अहमद शाह अब्दाली के कई हमदर्द खड़े हो गए थे भारत में, यहाँ तक कि जो जाट और राजपूत थे, कम्युनिटी थी जो एक तरह से युद्ध में उनका सहायता किया करती थी, वो भी अब मराठों के विपरीत हो गए और उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। यही मैंने लिखा है कि बावजूद भी पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के कई हमदर्द खड़े हो गए, जबकि मराठे अकेले पड़ गए। इतना तक कि जाटों और राजपूतों ने भी मराठों का साथ, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि उसके आधार पर आप आराम से समझ सकते हो क्यों मराठे इतने मजबूत शक्ति होने के बावजूद भी अपने आप को अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित नहीं कर पाए। तो जो दूसरा ट्रेंड्स था मराठों के संदर्भ में, उसको मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया। इस हिस्ट्री को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए मराठे इस प्रकार से केंद्रीय सत्ता पर काबिज हो जाते, तो जो ब्रिटिश, जो अंग्रेजी शासन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हो सकता है उसका स्वरूप कुछ अलग होता है, या वो हो सकता है अंग्रेज शासक नहीं कर पाते। तो ये आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा कि इस प्रकार चीजें बदल। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मराठों के संदर्भ में समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस थर्ड जो ट्रेंड्स था हमारा यूरोपियन कंपनियों के संदर्भ में, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे ही आप इन ट्रेंड्स को समझोगे तो आपको हिस्ट्री किस प्रकार से आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। थैंक यू।